हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन लक्ष्य। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो इसमें जीएस के सभी प्रश्न दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? रुपया नामक सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शेरशाह। शेरशाह के द्वारा रुपया नामक सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं, हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंदरबरदाई। तो इसका सही आंसर क्या है? उतबी। उतबी जो था वह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? वह कौन सी नदी थी जिसके तट पर पुहार स्थित था? ऑप्शंस है, ताम्रपर्णी नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी या फिर वैगई नदी। तो जो प्राचीन पत्तन पुहार था वह किस नदी के तट पर था? कावेरी नदी के तट पर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वर्ण सिकृता नदी, पलासिनी नदी, गंगा नदी या फिर ऋजुपालिका नदी। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो राख का टीला जो प्राप्त हुआ है यह बुदिहाल से भी प्राप्त हुआ और संगनकल्लू से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ प्रश्न में नवपाषाणिक स्थल दिया गया है तो नवपाषाणिक स्थल संगनकल्लू है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है और वह नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है संगनकल्लू, यह कर्नाटक में है। और जो बुदिहाल था वह नवपाषाणिक स्थल से नहीं संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। तो भारत में चुनाव का प्रारंभ जो हुआ था वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सबसे पहले भारत में चुनाव का प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस है, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो दोस्तों, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसका उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। तो नमक कानून को निरस्त करना यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। तो इंडियन होम रूल लीग की जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी सन 1905 में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? दोस्तों, 1905 में ही
बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन हुआ था। और ऑप्शंस में पूछा गया कि वह अधिवेशन कहाँ हुआ था। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वो 1905 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी कराची या फिर ऑप्शन डी बनारस। तो बनारस का जो कांग्रेस अधिवेशन था वह 1905 में हुआ था और उसमें बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इनके पति का जब मृत्यु हो गया था तो उसके बाद उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन वह कौन था जिसने इस बात को अस्वीकार कर दिया और उसने राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो था उसने हड़प नीति को लागू किया था और इसके अनुसार उसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार मानने से मना कर दिया और बाद में उनके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शंस है सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगत्से नदी या फिर हुआंग-हो। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह है यांगत्से नदी। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार कब आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं या फिर जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऑप्शन सी जब तेज हवा चल रही हो या फिर ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी हो। तो बृहद ज्वार का हवा से और कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी हो यह भी गलत है। ऑप्शन ए है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ज्वार आता है, और ऑप्शन बी है जब समकोण बनाते हैं सूर्य और चंद्रमा तब कौन सा ज्वार आता है। तो दोस्तों जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं उस समय बृहद ज्वार आता है और जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो लघु ज्वार आता है। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, और यहीं पे जब पूछा गया हो तो लघु ज्वार, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शंस है अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर हिंद महासागर में। तो भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वह उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और ये भारत में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत अवस्थित है। यहाँ अक्षांश और देशांतर दिए गए हैं कि किस अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में भारत अवस्थित है। ऑप्शंस दिया गया है, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। इसी तरह से ऑप्शन बी में दिया गया अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण और देशांतर दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। ऑप्शन सी है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। ऑप्शन डी दिया गया है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा
वह होगा अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ अक्षांश और देशांतर का सही स्थिति जो भारत के संदर्भ में है, तो यहाँ भारत का ही पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शंस दिया है 29%, 30%, 31% या फिर 32%। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चों की कम आयु वालों की जो संख्या थी वो सकल आबादी का 31% थी जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साख पत्र दिया जाता है। दोस्तों साख पत्र दिया जाता है, यहाँ क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिए गए हैं। एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या फिर जहाजी कंपनी द्वारा। तो जो साख पत्र होता है वह दिया जाता है किसके द्वारा? एक आयातकर्ता के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? ऑप्शंस हैं कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू किया था? किसके द्वारा लागू हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या फिर राजीव गांधी के द्वारा। तो दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय नियोजन के संबंध में जो रोलिंग प्लान लागू किया गया था उसकी अवधारणा किसके द्वारा लागू किया गया था? जनता सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? आंसर सी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं M1, M2, M3 या फिर M4। तो मुद्रा की पूर्ति का जो विस्तृत माप होता है वह माना जाता है M3 को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है वह किससे है? ऑप्शंस हैं योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या फिर वित्त आयोग से। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह संबंधित होता है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर इसमें हमें करना है। क्वेश्चन में दिया गया है स्थानीय शासन से संबंधित जो समिति गठित की गई थी उन समितियों के बारे में दिया गया है और इनका क्रम हमें बताना है कि कौन से क्रम में ये गठित हुई थी। तो कौन कौन सी समिति है एक बार हम देख लेते हैं। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति और GKV राव समिति। तो सबसे पहले कौन सी समिति गठित हुई थी? यहाँ पर चारों में से सबसे पहले अशोक मेहता समिति गठित की गई और फिर उसके बाद से GKV राव समिति गठित की गई थी। फिर उसके बाद से LM सिंघवी समिति गठित की गई और फिर उसके बाद PK थुंगन समिति गठित हुई थी। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो देखेंगे सबसे पहले अशोक मेहता समिति, तीसरा नंबर सही है यहाँ पर। फिर उसके बाद से दिया गया है GKV राव समिति, यह उसके बाद गठित हुई थी अशोक मेहता समिति के बाद। और फिर उसके बाद हुआ था LM सिंघवी समिति और उसके बाद गठित हुआ था
थुंगन समिति। तो दोस्तों यह जो क्रम है यह किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है? ऑप्शन ए में नहीं फॉलो हो रहा, ऑप्शन बी में भी नहीं फॉलो हो रहा, ऑप्शन सी में फॉलो हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये सभी स्थानीय शासन से संबंधित समितियां थीं जो गठित की गई थीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। किसमें विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जाता है वह किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे देश में जो शून्यकाल की व्यवस्था लागू है संसद में, वास्तव में वह भारत की ही देन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? ऑप्शंस हैं राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या फिर भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो नागरिकता से संबंधित जब सवाल दिया गया है तो यहाँ हम देखेंगे हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। एकल नागरिकता हमारे देश में है किंतु राज्य की एकल नागरिकता नहीं है। हमारे देश में हमें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यह हमारे देश में भारत में नागरिकता को लेकर के सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या है, संविधान में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था यह पूछा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। यहाँ पर रक्त के दाब की तुलना वायुमंडलीय दाब से की गई है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है वायुमंडलीय दाब से कम होता है रक्त का दाब, या फिर हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह रक्त का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, क्या? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब से अधिक है पहले नॉर्मल, और जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो यह दाब कम होते जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जीव विज्ञान नाम दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी डार्विन या फिर ऑप्शन डी लिनियस। तो दोस्तों जीव विज्ञान नाम जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है?
ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। तो प्रकृति में जो सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वह है सेलुलोज। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? दोस्तों फोटोवोल्टीय सेल का संबंध किससे होता है? ऑप्शंस हैं सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा। तो फोटोवोल्टीय सेल का जो संबंध होता है वह होता है सौर ऊर्जा से। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शंस क्या क्या है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की या फिर खगोलीय दूरियों की। तो प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की इकाई है। और यहाँ अगर हम ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे तो प्रकाश वर्ष जो है वह खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरियों की। तो इस तरह से हमने देखा जीएस के क्वेश्चंस जो पेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें ज़रूर सॉल्व करें। थैंक्स।